आज सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर हो या ना हो, बट मेरी जो पुराने वाली वीडियो है उसको ढेर सारा प्यार देने के लिए, जो मेरी प्रेगनेंसी के टिप्स पर थी। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो आप जाकर ज़रूर देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे फीडबैक्स आए। सो नेक्स्ट वीडियो जो ये हमारा अब वीडियो है, ये है फ्रैक्चर के ऊपर। फ्रैक्चर के बाद में फिज़ियोथेरेपी कितने दिन लेनी है, उससे आप क्या रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिकवरी कितने दिन में आती है, और आपको फिज़ियोथेरेपी कब से शुरू करनी है। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आपको एक केस भी बताऊँगी जो हाल ही में करीबन 2.5 साल से 2.5 ईयर से मेरे से कंटिन्यू फिज़ियोथेरेपी ले रहे हैं। इतना लंबा टाइम क्यों लगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इतना लंबा टाइम तक उनको फिज़ियोथेरेपी लेने की क्या ज़रूरत पड़ी। सो फर्स्टली हमारा जो फिज़ियोथेरेपी का डिपेंड करता है फ्रैक्चर के केसेस में टोटली फ्रैक्चर के ऊपर। फ्रैक्चर यहाँ पर मैं मेनली 2 टाइप से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। एक क्लोज फ्रैक्चर होता है, एक ओपन फ्रैक्चर होता है। ओपन फ्रैक्चर जहाँ पर स्किन सरफेस में भी इंजरीज आ गई हैं, वुंड बन गया है, घाव सा हो गया है आपको जब आपको लगी है ट्रॉमा के टाइम पे। सेकेंड क्लोज फ्रैक्चर, जो अंदर से सिर्फ हड्डी टूटी है या उसका अलाइनमेंट चेंज हुआ है, लेकिन बाहर जो स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, वो आपका डीप फेशिया है, वो सारा कवर है, ये वाले फ्रैक्चर। उसके बाद में कुछ सबलक्सेशन हम तब बोलेंगे जैसे कि आप आम भाषा में बोलते हैं कि हाथ निकल गया। उसमें फ्रैक्चर नहीं होता, जस्ट आपकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैं दोनों जॉइंट के, वो अलग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसके बीच में गैप आ जाता है, बट वो जुड़े हुए रहते हैं स्टिल मसल्स के थ्रू, सराउंडिंग टिश्यू के थ्रू। सो वो पूरी तरीके से अलग नहीं हुए हैं, सिर्फ सबलक्सेट हुए हैं। उनका आपस में कांटेक्ट जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, बट पार्शियल कांटेक्ट जो है वो रिमेनिंग है। सो अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी कि जितने भी फ्रैक्चर्स होते हैं, सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो फ्रैक्चर का अलाइनमेंट है वो कैसा है। जो फ्रैक्चर की लाइन है उसको फिक्स्ड करने के लिए, उसको बोलते हैं रिडक्शन, उसको पास में लाने के लिए। ऑब्वियसली फ्रैक्चर की जो हीलिंग प्रोसेस है वो बोन की तब स्टार्ट होती है जब बोन के बीच में कम से कम गैप हो। तो जो सर्जन हैं उनके द्वारा, ऑर्थोपेडिक के द्वारा यही कोशिश होती है कि जितना हो सके बोन को वापस से पहले वाले लेंथ में और पहले वाले रूप में लेकर आया जाए। तो इस प्रोसेस में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपको कच्चा प्लास्टर लगा के 1 मंथ या 1.5 मंथ का रेस्ट विद कुछ सप्लीमेंट्स, कैल्शियम ये दे दिया जाता है, जिससे बोन अपने आप ही हील हो जाती है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बोन में हीलिंग की कैपेसिटी है, उसकी वेस्कुलरिटी बहुत अच्छी, ब्लड सप्लाई अच्छा है, तो वो ईजीली हील हो जाती है। सेकेंड टाइप में क्या होगा कि अंदर इंटरनली कुछ डैमेज हो गया है, उसको फिक्स करने के लिए सिर्फ आपको बोन को पास में लेकर आना और कच्चा पट्टा लगाना इनफ नहीं होता। कई बार इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ता है। इंटरनल फिक्सेशन यानी कि जो रॉड, वायरिंग या किसी भी तरह का इम्प्लांट जो बॉडी में डालना पड़ा था उस समय, ताकि बोन अलाइनमेंट में रहे और जो कोई भी स्ट्रक्चर जो डैमेज हो गए थे वो अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी के चांसेस हो जाए। सो ये 2 प्रोसेस होते हैं। अब सेकंड वाली जो प्रोसेस है जिसमें कि इंटरनल फिक्सेशन डाला गया है, इम्प्लांट डाला गया है, उसमें बेसिकली आपको फिज़ियोथेरेपी कब से लेनी है वो मैं डिस्कस करूँगी। तो उसमें आप फिज़ियोथेरेपी डिपेंड करता है कि आपके कौन से पार्ट पे आपको प्रॉब्लम हुआ है, कौन सा टाइप का आपका फ्रैक्चर था। उसके अलावा ये कि कहीं आपकी नर्व तो डैमेज नहीं हुई है। रिकवरी पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि आपका सिर्फ बोन तक डैमेज था, सिर्फ फ्रैक्चर बोन में ही हुआ है, या फिर आसपास के जो स्ट्रक्चर थे वो भी सारे हिल गए हैं और अपनी जो जगह है उससे अलग हो गए हैं। सो यहाँ पर ये है कि नॉर्मली आपको जो अपना 1 से 1.5 मंथ का जो पीरियड है, जो प्लास्टर का पीरियड है, रेस्टिंग का पीरियड है, जब बोन को जुड़ना है, वो पीरियड आपको निकालना होता है। अब उसमें भी एक चीज़ जो कुछ लोगों को नहीं पता है वो ये कि जैसे आपका मान लीजिए ये वाली बोन है, इसमें दोनों बोन हो सकती है, रेडियस हो सकती है, अल्ना हो सकती है, 2 बोन होती है यहाँ पे हमारी जो फोरआर्म बोन्स होती है। इन दोनों में कहीं भी फ्रैक्चर हुआ है
तो आपका जो प्लास्टर है वो कहाँ तक लगा है, पीओपी जो आपका कास्ट लगता है वो कहाँ तक लगा है, उसके अलावा कौन कौन से जॉइंट फ्री है। मान लीजिए मेरा प्लास्टर यहाँ से यहाँ तक है और थोड़ा थंब से रैप करके रखा है, सो मेरी जो ये फिंगर्स हैं ये मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो मुझे ये फिंगर्स चलानी होगी उस दौरान जब मेरा प्लास्टर का कास्ट का पीरियड चल रहा है। ये प्लस मेरा जो ऊपर का जॉइंट है, शोल्डर का जॉइंट है, वो फ्री है क्योंकि कास्ट मेरा एल्बो से लगा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो कास्ट आ रहा है वो कौन कौन से कितने जॉइंट को स्टिफ कर रहा है, मतलब कितने जॉइंट को उसने बाइंड करके रखा हुआ है। जो जॉइंट फ्री है आपको उसकी एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। सो फिर क्या होता है, जैसे आपका प्लास्टर रिमूव हुआ और आपको फिजियोथेरेपी रेकमेंड होती है, फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए और आप बोलते हैं कि एक्सरसाइज बता दीजिए। सो सबसे पहले तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी स्टिफनेस, मसल की स्टिफनेस मतलब कि मसल की एट्रोफी, वो अलग चीज़ है। उसके अलावा रेंज ऑफ मोशन यानी कि आपका जो मूवमेंट है जो पहले पूरा हो रहा था अब नहीं होता है, जकड़ गया है वो, ये सारी चीज़ों की वजह से एकदम से आपको एक ट्रॉमा सा लगता है क्योंकि बहुत पेनफुल होता है एकदम से बहुत ज़्यादा स्टीफ जॉइंट को खोलना या मसल को स्ट्रेच करना आफ्टर 1.5 मंथ। और कई बार अगर फुट की इंजरीज़ हैं तो और लंबे समय के लिए आपको ये वाला पीरियड जो है इमोबिलाइजेशन का ये निकालना पड़ता है। सो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आप उस समय भी कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी कर सकते हैं जिससे आपकी आगे की जो प्रोसीजर है वो ईजी हो जाए ना। उसके बाद 1.5 महीने के बाद जब आप फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं तो देखिए रिकवरी कितने टाइम में होगी, 1 मंथ में होगी या 1.5 मंथ में होगी, ये बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ये डिपेंड पूरी तरीके से करता है आपकी कैपेसिटीज़ के ऊपर। इंडिविजुअल की कैपेसिटीज़ अलग अलग होती हैं। सबसे पहले तो आपकी बोन क्लियर कट हील होनी चाहिए। बोन हीलिंग के साइन एक्सरे में दिख जाते हैं, वो हो गए हैं, उसके बाद में आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपकी रेंज ऑफ मोशन सिर्फ लिमिट है यानी कि सिर्फ जकड़न है, या फिर आपकी जो डैमेज के टाइम पे नर्व इंजरी हो गई है। नर्व में यहाँ पर वो बोलूँगी जिसकी वजह से सारे सेंसेशन आते हैं, हम ये हाथ कर पाते हैं एक तरीके से, हाथ अंदर बाहर करना, बाकी के सारे मूवमेंट करना। ये कौन ऑपरेट करता है, ये नर्व ऑपरेट करती है। नर्व सप्लाई अगर हमारी मसल्स को नहीं आ रहा है, आगे से कनेक्शन नहीं है, मतलब कि पावर कट है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बिजली की लाइन कट है तो पावर नहीं है, पावर नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा। सो यहाँ पर स्टीफनेस की बात हो गई ख़त्म। अगर सिर्फ स्टीफनेस है तो 1.5 मंथ में आपकी अच्छी रिकवरी आ जाती है कुछ केसेस में थोड़ा डिले हो जाती है। लेकिन अगर आपकी नर्व डैमेज हो गई, अगर आपका फ्रैक्चर ऐसी जगह पे हुआ है जो कि बहुत नर्व के क्लोज थी या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, बहुत ज़्यादा माल अलाइनमेंट हो गया था फ्रैक्चर के टाइम पे, तो आपकी रिकवरी के जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। और जो रिकवरी है वो कब आएगी, कितने दिन में आएगी और कितनी आएगी, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो मैं यहाँ पर जो केस आपको बताने वाली हूँ वो यही वाला है। मैं जो पहले आपको बता रही थी, ये वाली जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। ह्यूमरस के पास से अगर बीच से बिल्कुल सेंटर से यहाँ से अगर आपको कट लगता है या फ्रैक्चर होता है तो यहाँ से रेडियल नर्व निकलती है, आपकी रेडियल नर्व जो सप्लाई करती है। अब इस केस में क्या हुआ कि जब इंजरी हुई तो सिर्फ हड्डी नहीं टूटी, हड्डी का चूरा चूरा हो गया, क्रस्ट इंजरी हो गई, उसके अलावा वुंड्स भी आए, काफ़ी ज़ख्म बहुत गहरा था। उसके बाद सेकंड चीज़ ये हो गई कि नर्व जो है वो डिस्टर्ब हो गई। नर्व पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज नहीं हुई, सिर्फ खिंचाई, स्ट्रेच हुई, मतलब वो उसकी जगह से हिल गई, उसका जो नॉर्मल पैटर्न चल रहा था उससे वो हिल गई। उसकी वजह से जो रिकवरी आने में टाइम लगा वो बहुत लंबा लग गया। सो पहले यहाँ पर क्या हुआ कि उनका इंटरनल फिक्सेशन हुआ, इम्प्लांट लगाया गया उनको। उस समय बहुत ज़्यादा स्टीफनेस, फिर मसल का पावर, स्टीफनेस यानी कि हाथ तो मुड़ रहा है लेकिन हाथ अगर आप ऐसे रोक रहे हैं या ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो रुक नहीं रहा, उसको बोलते हैं पावर नहीं है मसल में, तो वो होल्ड कैसे करेगी आपके हाथ को। तो ये सारी चीज़ें जब आती है तो उनको 1.5 साल पहले लगा ये सारी चीज़ें रिकवर करने में। वो भी मैं बता रही हूँ कंटिन्यू फिजियोथेरेपी विदाउट एनी लीव, कोई फेस्टिवल लीव नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, लगातार एक्सरसाइज और हर वीक हर मंथ एक्सरसाइज चेंज होती गई और वो एक्सरसाइज करती गई। उसके बाद उनकी रिकवरी आई, उनका हाथ थोड़ा टिकने लगा और 90 डिग्री या 90 से ऊपर उनकी रेंज आ गई और होल्ड भी हाथ होने लग गया।
तो उनकी थोड़ी रेंज ऑफ मोशन आ गई। उसके बाद मैंने उनको कहा कि अब आप घर पे अपनी जो एक्सरसाइज है उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद उनकी जब पूरा हाथ नॉर्मल पे आया तो उनको करीबन 1.5-2 साल हो गए थे इस बात को। और अब तुरंत उनको जो इम्प्लांट लगा हुआ है उसके लिए उन्होंने सर्जन से डिस्कस किया कि अब मुझे वो हटवाना है, जो रॉड लगी हुई है वो हटवानी है। तो फिर वापस से सर्जरी जो है वो प्लान की गई। तो फिर जब इम्प्लांट हटा तो वापस जहाँ उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, इतना पूरा सफ़र 1 साल का 1.5 साल का इतनी रिकवरी में, वो वहीं आके अटक गया कि वापस से उनको 1 से स्टार्ट करना पड़ा। सो अभी जो वो वापस मेरे पास आ रही हैं, उनका इम्प्लांट निकल चुका है और उनकी जो रिकवरी है पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छी हैं अब, क्योंकि उनको एक्सरसाइज की आदत हो गई है। उनको एक्सरसाइज खुद भी पता है कि घर पे क्या करना है, कैसे एक्सरसाइज को करना है, कितने रिपीटेशंस करने हैं, क्या खाना है जिसकी वजह से मसल्स में पावर अच्छा है, डाइट पे फोकस करना है, ये सारी चीज़ों से वो फेमिलियर हो गई हैं। सो अभी रिकवरी बहुत अच्छी आ रही है। जहाँ पहले रिकवरी में जहाँ तक 6 महीने लगे थे जाने के लिए, वहाँ पर अभी 1-1.5 महीने में उनकी अच्छी रिकवरी, और अभी आने वाले समय में भी और अच्छी रिकवरी के उनके चांसेस हैं। सो यहाँ पर कुछ उनकी एक्सरसाइज के वीडियोस भी मैं बाद में डालने वाली हूँ, जो कि जनरल एक्सरसाइजेज हैं, सिर्फ आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है जो शोल्डर के एक्सरसाइजेज बार बार पूछते हैं कि कौन सी ऐसी जनरल एक्सरसाइजेज होती है जो हम रेगुलर घर पे कर सकते हैं, तो उसमें आप कुछ 4-5 एक्सरसाइजेज है वो रेगुलर घर पे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन है तो फिर आपको परामर्श लेने के बाद ही एक्सरसाइज करनी है, मन से घर पर एक्सरसाइज आप ना करें। सो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी इसमें मिल गए होंगे कि आपको एक्सरसाइज कब करनी है, फिजियोथेरेपी कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, कितने दिन में आपकी रिकवरी आएगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, या मेरी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो करूँ तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। टेक केयर। इस वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइज ये कर रही हैं ये है एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज, जिसमें कि आप पहले एक्टिवली अपने हाथ को ऊपर उतना ले जाते हैं जितना आप ले जा सकते हैं, और उसके बाद में जो भी आपका हेल्पर हैं वह आपको असिस्ट करेंगे बाकी की रेंज कंप्लीट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो शोल्डर का रेंज है वो 180 डिग्री है तो आपको 50-20% जितना भी आपका हाथ मूव कर रहा है उतना खुद से करना है, और उसके बाद में बची हुई रेंज में वो असिस्ट करेंगे। तो ऐसा ही ये यहाँ पर कर रहे हैं दोनों ही प्लेन में। ये वाला दूसरा प्लेन का आप देख रहे हैं जिसमें वो साइड लाइन में है और हाथ ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि उनका ऊपर यहाँ तक ही आ रहा है। सिर्फ स्टार्टिंग से ये 0 से बता रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना है और पूरा ऊपर लेकर जाना है। सो ये जो अभी इनकी एक्सरसाइजेस चल रही है ये थोड़ी सी इजी इसलिए है क्योंकि जब आप लेटे हुए रहते हैं तो जो आपकी ग्रेविटी है वो इतना इफेक्ट नहीं डालती। जब आप ये एक्सरसाइज सिटिंग में करेंगे तो ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इसमें ये दूसरे वाले हाथ को असिस्ट कर रही हैं, जो फ्रैक्चर्ड लिम्ब है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए नहीं है तो ये सबसे अच्छा तरीका है शोल्डर की रेंज बढ़ाने का, जिसमें आप दोनों हाथ को इंटरलॉक करके फिर हाथ ऊपर ले जाएंगे। ये रोक के रखा है उन्होंने यहाँ पे, इसको होल्ड कर रही है वो 10 सेकेंड 15 सेकेंड अकॉर्डिंग टू द पावर। होल्ड करना इज़ मस्ट। अगर आप पावर बढ़ाने की बात करते हैं तो आपको जो पोजीशन है उसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपकी मसल में पावर आएगा। उसमें रिपीटेशंस का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज कर रही हैं ये प्रेयर एक्सरसाइज, जो ऊपर हाथ लेकर जा रही हैं पूरा। ये जो उनका एल्बो है यहाँ से थोड़ा स्टीफ है इसलिए वो अलग दिख रहा है। सो यहाँ पर इनका जो केस है ये डिस्कस करने का इतना ही मोटिव था कि अगर आपको कोई नर्व इंजरी भी है फ्रैक्चर के साथ तो फिर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको कितना टाइम लगेगा रिकवरी के लिए। और अगर आप बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी इफ़ेक्टिव नहीं होती है या कब होती है और कितनी होती है, तो ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और हर कंडीशन में ये लगभग 80% कंडीशंस में फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।